तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी के हवाले से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद कोई पेशरफ्त होगी, क्योंकि इस काबीना के इजलास के ऊपर जो है वो बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। पिछले कई दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि तहरीक लब्बैक के ऊपर जो है वो शायद पाबंदी लगने वाली है। आज काबीना के इस इजलास में क्या इसका फैसला होता है या नहीं होता। आसमा शिराजी साहिबा का कल रात को हम न्यूज के ऊपर जो है वो एक प्रोग्राम था, उसके अंदर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी आए हुए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान वहां पे किया है। उन्होंने तहरीक इंसाफ को एक ऑफर की है इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा पीटीआई हमें एक दरख्वास्त है, हम इमरान खान साहब को बनी गला शिफ्ट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबर और आज के दिन कौन सी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके बारे में तफसील से आपको आगाह करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इमरान खान साहब के हवाले से जनाब एक बड़ी डेवलपमेंट है, कल रात को ये डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ दीगर सियासी खबरें ज़रा शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज जनाब तलब कर लिया है और आज अहम समरियाँ जो हैं इस काबीना के इजलास में मंजूर होने का इम्कान है। शाम 4:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में ये इजलास होगा, जिसमें मुआशी, दाखिली और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और उसी तरह पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल के ऊपर भी गौर किया जाएगा। सबसे बड़ी जो खबर है इस इजलास के हवाले से वो ये है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी के हवाले से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद कोई पेशरफ्त होगी, क्योंकि इस काबीना के इजलास के ऊपर जो है वो बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। पिछले कई दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि तहरीक लब्बैक के ऊपर जो है वो शायद पाबंदी लगने वाली है। तो आज काबीना के इस इजलास में क्या इसका फैसला होता है या नहीं होता, ये हमें तकरीबन मेरे ख्याल में 5:30-6 बजे तक इस बात का पता लग जाएगा कि वफाकी हुकूमत जो है वो क्या फैसला करती है। अज़मा बुखारी साहिबा कल रात को एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थी, वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने भी इस हवाले से लबकुशाई की है। एक तो इससे पहले खबर आ चुकी हुई थी कि तहरीक लब्बैक के तकरीबन 95 बैंक अकाउंट्स जो हैं वो इस वक्त सील किए जा चुके हैं या फ्रीज़ किए जा चुके हैं। तो उसके ऊपर अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि जी एक बंदा 95 अकाउंट्स नहीं चला सकता, ये पूरा एक सिस्टम था। उन्होंने कहा ये पूरा एक सिस्टम था जो इन 95 अकाउंट्स को जो है वो रन कर रहा था। उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक ने खौफ की फ़िज़ा फैलाई हुई थी, लोगों को डरा धमका कर काम करवाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। खौफ और दहशत फैलाने वाले सिस्टम को ब्रेक कर दिया गया है। अब लोग भी इस बात को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि कानून का अब अपने हाथ में लेना अब आसान नहीं रहा। इनकी तमाम तफसील कौम और मीडिया के सामने रखी जाएगी। उसके बाद एक ये खबर भी आई थी, हमने आपसे शेयर की थी कि 3800 मुख्तलिफ फाइनेंसर्स के बारे में पता लगा था जो तहरीक लब्बैक को जो है वो पैसे भी देते थे, फंड्स देते थे, डोनेशंस देते थे। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 3800 तो उनके फाइनेंसर्स थे जिनके ज़रिए सब कुछ किया जा रहा था। ये मज़हब और पाक हस्तियों का नाम लेकर उनके नारे मारकर ये सब कुछ करते थे। कोई मस्जिद मदरसा उन्होंने कहा बंद नहीं होगा, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी अपनी मर्ज़ी के दीन की तशरीह नहीं की जा सकेगी। दीन वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। उन्होंने कहा टीएलपी ने मुज़ाकरात में सोने की वापसी, बैंक अकाउंट्स खोलना और जिन लोगों पर संजीदा मुकदमात हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। टीएलपी के सोशल मीडिया सेल्स भी चलते थे। उम्मीद है वफाक की तरफ से टीएलपी पर पाबंदी का ही फैसला होगा, जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि वफाकी काबीना का आज इजलास होने जा रहा है। उन्होंने कहा उलमाए कराम और मजहबी रहनुमाओं से भी पंजाब हुकूमत की मुशावरत जारी है। ये एक्शन एक माइंडसेट के खिलाफ है, किसी जमात या फ़िरके के खिलाफ नहीं है। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी जो है वो एक अहम खबर सामने आई है और उस सिलसिले में अपडेट ये है कि उनकी ज़ेर सदारत अमन ओमान पर मुसलसल तीसरा गैर मामूली इजलास जो है वो कल मुनक्किद हुआ है और इसमें पंजाब हुकूमत की रियासती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली और तारीखी फ़ैसले किए गए हैं। पंजाब की हुकूमत ने सूबे में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त ना करने का अज़म करते हुए रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों, गैर कानूनी रिहाइशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का फैसला किया है। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त किया जाएगा। हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम करने का फैसला किया गया है। विसल ब्लोअर किसको कहते हैं? वो बेसिकली जो वहाँ पे अगर कुछ गलत हो रहा हो तो वो उसकी तफसीलात जो है वो शेयर कर सके, बता सके कि जनाब फ़लाँ जगह के ऊपर ये क्राइम हो रहा है या ये गलती हो रही है, इसके ऊपर हुकूमत एक्शन ले। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब हर ज़िले के अंदर जो है वो ये विसल ब्लोअर सेल्स जो है वो कायम किए जाएंगे, जहाँ पे शहरी जाके अंदर की कोई ख़बर या मुखबरी जो है वो कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जनाब फ़लाँ चीज़ जो है हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके के अंदर जो है वो गलत हो रही है। उन्होंने कहा इजलास में फैसला किया गया है कि पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त किया जाएगा
और इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए इकदामात की रफ्तार तेज़ और मजीद सख्त की जाएगी। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अमन कमेटियों को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल बनाने का फैसला किया गया है और पंजाब अमन कमेटियों को जारी तमाम ऑपरेशंस पर ऑन बोर्ड रखा जाएगा। और हुकूमत पंजाब का विजन जो है वो रियासत अवाम की चौखट पर के तहत हर शहरी के दरवाजे तक मोबाइल पुलिस स्टेशन की खिदमात पहुँचाई जाएंगी। सूबाई हुकूमत ने फिर वाज़ेह किया है कि कोम्बिंग ऑपरेशन और कार्रवाइयाँ सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं, किसी फ़िरक़े या अक़ीदे के खिलाफ हरगिज़ नहीं है। हुकूमत ने इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर भी सख्त पाबंदी और कार्रवाई का फैसला किया है। इजलास में यह भी वाज़ेह किया गया है कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सूबे में सोशल मीडिया पर शर्मंगेज़ी और नफरत के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो भी नाफिज की जाएगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से एक खबर आपके साथ, बल्कि दो खबरें इंपॉर्टेंट है, वो शेयर करना चाहेंगे। आज जो लिस्ट सामने आई है, आज आप जानते हैं कि जुमेरात का दिन है, इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो लिस्ट शाया हुई है उसके अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब का नाम भी जो है इस मरतबा लिस्ट में शामिल किया गया है। और उनके साथ साथ PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर, उनका नाम भी जो है वो इन 6 रहनुमाओं की लिस्ट के अंदर शामिल है। बैरिस्टर अली जफ़र ने वज़ीर आला समेत 6 रहनुमाओं की फ़हरिस्त जो है वो अडियाला जेल भिजवा दी है। जो सबसे बड़ी खबर इमरान खान साहब के हवाले से है वो आसमा शिराजी साहिबा का कल रात को हम न्यूज़ के ऊपर जो है वो एक प्रोग्राम था, उसके अंदर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी आए हुए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान वहाँ पर किया है। उन्होंने तहरीक इंसाफ को एक ऑफ़र की है और उन्होंने कहा है कि जी PTI एक दरख्वास्त हमें दे इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा PTI हमें एक दरख्वास्त दे, हम इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। उन्होंने फिर कहा कि हम इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, PTI सिर्फ दरख्वास्त दे दे। इमरान खान से जेल में उनकी पूरी फैमिली मिलती है, वकला भी मिलते हैं। इमरान खान से मुलाकातों पर कोई कदगन नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इमरान खान से सियासी लोग मिले। इमरान खान से मुलाकात कराने में कोई रुकावट है तो हम जायज़ा लेंगे। इसी प्रोग्राम में मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी शरीक थे। उन्होंने कहा कि तारिक फजल चौधरी के ऑफ़र पर PTI अगर अभी इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल करने की दरख्वास्त लिख कर दे दे तो आपने वो दरख्वास्त फ़कत उठाकर पिंडी फैक्स कर देनी है। इसके बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के जवाब में तारिक फजल चौधरी हंस पड़े। मज़ीद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने की वजह इंतशार है। हमें पहले से पता था अली गंडापुर के खिलाफ कौन सी लॉबी बात कर रही थी। मुझे सुहेल अफरीदी की ज़ात से कोई मसला नहीं है। ऑन द फेस ऑफ इट ये बात तो बहुत बड़ी लगती है कि एक हुकूमती जो वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एप्लीकेशन दे दे और हम इमरान खान साहब को जो है वो बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। लेकिन मामला इतना सादा है नहीं जितना मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू के अंदर जो है वो लग रहा है। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि अभी वो अडियाला जेल के अंदर हैं, तो अडियाला जेल में जो है वो बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिनकी लिस्टें जाती हैं उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाती। तो इतने आराम से आपके ख्याल में एक टॉक शो के अंदर बैठ के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के कहने के ऊपर क्या इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा? मुझे डाउट है इस बात का। मुझे नहीं लगता कि इतना आराम से जो है वो सब कुछ होगा। टॉक शोज़ की कंजम्पशन के लिए, वो डिबेट के लिए, गुफ्तगू के लिए, चाट मसाले के लिए मेरे ख्याल में एक अच्छा जुमला है ये। लेकिन सब जानते हैं कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी या मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो इस हवाले से कितनी को सही रखते हैं। मतलब पिछले दिनों सुहेल अफरीदी साहब ने ये बताया था कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कॉल आई थी और उनसे गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा था कि जी मैं इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूँ तो मुझे इजाज़त दी जाए, मैं उनसे मिल सकूँ। तो उसके ऊपर मुबैना तौर पे अकॉर्डिंग टू सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि जनाब मैं पूछ कर बताता हूँ। अब वो पूछ कर किससे बताता हूँ, इवन दो नून लीग के जो वज़रा हैं वो डिनाई कर रहे हैं कि नहीं जी वज़ीर आज़म ने ऐसी बात नहीं की है, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने जो है वो यही कोट किया है वज़ीर आज़म को कि जनाब उन्होंने कहा मैं पूछ कर बताऊँगा। तो अगर वज़ीर आज़म पूछ कर बता रहे हैं तो तारिक फजल चौधरी साहब किस तरह उनको बनीगाला शिफ्ट करवाएंगे? सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है। इसके अलावा आज के दिन के हवाले से 22 और 23 अक्टूबर की जो दरमियानी शब थी उस दिन एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था आज से 3 साल पहले, और वो था सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब। उनकी जो बरसी है, तीसरी बरसी जो है वो आज मनाई जा रही है और 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी शब कीनिया के शहर नैरोबी में उन्हें कत्ल किया गया था। जब से ये वाक़या पेश आया है तब से लेकर अब तक क्या कुछ हो चुका है मैं वो ज़रा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उनके कत्ल का खुद नोटिस जो है उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल ने लिया था। उनकी वालदा चंद शख्सियात को FIR में उन्होंने नामजद किया था लेकिन वो FIR दर्ज जो है वो नहीं हुई थी। अब तक केस में क्या हो चुका है ज़रूरी है आपको मैं बताऊं। अक्टूबर 2022 में हुकूमत ने मुश्तरका तहकीकाती कमेटी टीम यानी कि JIT तश्कील दी जो कीनिया गई थी।
फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तकरीबन 500 सफ़ात की जारी हुई। इसमें टारगेटेड कत्ल का जिक्र किया गया, लेकिन मेज़बान भाइयों खुरम और वक़ार अहमद के बयानात में तज़ादात की निशानदेही की गई। FIA ने इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन गवाहों की अदम मौजूदगी पर केस रोक दिया गया। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट में JIT की रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन केस आगे नहीं बढ़ सका। सितंबर 2023 में ट्रायल कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर की अदम दिलचस्पी पर केस रोक दिया। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील का मुतालबा मुस्तरद किया। मामला 3 रुकनी कमेटी को भेजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला उस वक्त महफूज हुआ। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दिया। समाअत 9 दिसंबर 2024 को मुकर्रर हुई और मार्च 2025 में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कीनिया के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट मंजूर करने के लिए वक्त मांगा। कोर्ट ने 1 माह का वक्त दिया। जजों ने ताखीर पर तनकीद की, कहते हुए कि एक मारूफ सहाफ़ी का कत्ल हुआ, इतनी ताखीर क्यों। अक्टूबर 2025 आज जहां पे हम खड़े हैं, ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो ये है कि केस अब भी यहां पे ज़ेर समाअत है। कोई मुलजिम अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा और सहाफ़ती तंजीमों ने शफाफियत का मुतालबा किया हुआ है। सोशल मीडिया पर शहीद हक अरशद शरीफ हैशटैग से इंसाफ की अपील की जा रही है। कीनिया में कानूनी कार्रवाई हुई थी, वहाँ पे उनकी जो अहलियाँ हैं जवेरिया सदीक, उन्होंने एक मुकदमा वहाँ पे दर्ज किया था। जुलाई 2024 में कोर्ट ने वहाँ के कोर्ट ने कीनिया के कोर्ट ने हुक्म दिया था कि यह कत्ल जो है वो गैर कानूनी, इख्तियारी और गैर मुतनासिब था। पुलिस अफसरान जिनकी फायरिंग की वजह से अरशद शरीफ जो है वो कत्ल हुए थे, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने का हुक्म दिया गया था और ये जो जवेरिया सदीक हैं उनको $78,000 जो तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपए बनते हैं वो मुआवजा देने का हुक्म दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अफसोसनाक बात है कि इतने साल के बाद भी जो है वो अरशद शरीफ के हवाले से किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट्स जो हैं वो अब तक नहीं हो सकी। शर्म का मुकाम है ये कि एक इतने बड़े सहाफ़ी जिनका मतलब पूरे पाकिस्तान में एक नाम था, उनकी फॉलोइंग थी, और उनको इस तरह बेईमाना जो है वो कत्ल किया गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो कुछ भी हुआ वो कीनिया के अंदर ही हुआ। बस कौन जिम्मेदार था, किसके कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। बस यही उसको शो किया गया कि ये एक हादसा हुआ है और पुलिस ने जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऊपर जो है वो सब कुछ कर दिया। इसके अलावा मज़ीद कोई तफसीलात जो है अफसोसनाक तौर पे नहीं आ सकी। ना उस वक्त की हुकूमत कुछ कर सकी और ना आज की हुकूमत ने इस सिलसिले में अभी तक कुछ किया है। इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है शानदाना गुलजार साहिबा, वो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हैं और इसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। शानदाना गुलजार के खिलाफ जो है वो मुकदमा नंबर 296/2025 दर्ज किया गया है और इल्ज़ाम उनके ऊपर यह है कि उन्होंने रियासत मुखालिफ मवाद जो है वो फैलाया है। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। पिछले दिनों बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के अंदर वो फंस गई थी जब उन्होंने एक तस्वीर जो है वो कोट ट्वीट की थी और उसमें शो ये किया था कि जनाब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है इज़राइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो है वो खुशगपियाँ लगा रहे हैं। एक ऐसी मॉफ्ट वीडियो जो है उन्होंने शेयर की। वो वीडियो 2 नंबर थी, वो किसी ने जो है वो उसे तब्दील किया हुआ था। वो बेसिकली बेंजामिन नेतन्याहू नहीं थे, उनकी तस्वीर के साथ जो है वो उनकी वीडियो के साथ हेर फेर की गई थी। तो ये उन्होंने वहाँ पे शेयर की थी और उन्होंने कहा था कि देखें क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं। बाद में जब लोगों ने उनको नीचे कमेंट वगैरह किया तो बताया था कि जनाब ये 2 नंबर वीडियो है, तो उसके बाद उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी थी। लेकिन शानदाना गुलजार साहिबा अपने इस किस्म के कमेंट्स की वजह से, फेक न्यूज़ की वजह से माजी में भी बहुत दफ़ा बदनाम हो चुकी हैं, लेकिन रियासत की जानिब से उनके खिलाफ कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उनके ऊपर और भी माजी के अंदर मुकदमे दर्ज हुए हैं, हुआ कुछ नहीं है। अब देखते हैं कि NCCI के अंदर जो है वो ये सब कुछ चलने लगा है, देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि उनके ऊपर जो दफ़ात लगाई गई हैं इस मुकदमे के अंदर 7 साल तक की सज़ा इसके अंदर हो सकती है। और अगर शानदाना गुलजार जो हैं इसमें सज़ा याफ्ता होती हैं, इनको सज़ा मिलती है, तो ये सिर्फ ये नहीं कि उनको सज़ा होगी बल्कि अपनी सीट से भी हाथ धो बैठेंगी। ये इस वक्त रुकन है और पार्लियामेंट की, तो ये अपनी सीट से भी जो है वो हाथ धो बैठेंगी। इसके अलावा एक और ख़बर जो है पेशावर के हल्का NA 30 से जो है ये रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई थी। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट है वो है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर जो है वो इन हाउस तब्दीली की कोशिशें जो है वो तेज़ कर दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में रब्ता किया है और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर असम्बली में इन हाउस तब्दीली की जो कोशिशें कर रही हैं, इस सूरत हाल में उन्होंने नून लीग की क़यादत से रब्ता भी कर लिया है और बताया गया है कि PPP क़यादत वफाकी हुकूमत से फंडिंग के मामले पर यकीन दहानी जो है वो हासिल करेगी। PPP क़यादत नून लीग से आज़ाद कश्मीर काबीना का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करेगी। नून लीग की काबीना में शमूलियत से वफाकी फंडिंग यकीनी तौर पर उन्हें मिलेगी। तो ये आजकल पॉलिटिक्स जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी चल रही है। इसके अलावा
एक और ख़बर जो है वो ये है कि सिंध हुकूमत की जानिब से डाकों की सरेंडर पॉलिसी 2025 की तकरीब पुलिस लाइन शिकारपुर में हुई, जहां कच्चे के 72 डाकुओं ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तकरीब में डाकुओं का जमा कराया गया, जदीद असलहा भी रखा गया, जिसमें क्लैशनकोव, रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत दीगर जदीद हथियार जो है वो शामिल थे। हथियार डालने वाले डाकुओं की सरों की मजमूई कीमत जो है वो 6 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जाती है। बदनाम ज़माना डाकू निसार सब्जोई के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 82 मुकदमा दर्ज हैं। उनके सर की कीमत 3 मिलियन रुपए यानी कि 30 लाख रुपए थी, और लादू तिगानी पर 93 FIR, जबकि सर की कीमत 20 लाख रुपए थी। सोखियो तिगानी के खिलाफ 49 मुकदमात, और इसके सर की कीमत जो है वो 60 लाख रुपए बताई जाती है, जिन्होंने इस मामले में सरेंडर किया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबका अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, उनकी नाअहली से खाली होने वाली जो नशिस्त है NA-18, वहाँ पे जो है वो इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसर ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी है, जहाँ PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो सख्त मुकाबला मुतवक्के है। NA-18 में ज़िमनी इंतखाब के लिए जो उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है उसमें पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा तुर्क, मुस्लिम लीग नून से बाबर नवाज खान, पीर साबिर शाह, सरदार मोहम्मद मुश्ताक, साहिबजादा हामिद शाह के नाम जो हैं वो सामने आए हैं, और PTI से जो है वो शहरनाज उमर अयूब, इनका नाम जो है वो सामने आया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो शहरनाज उमर अयूब हैं, ये उमर अयूब साहब की अहलियाँ हैं जिनका नाम जो है वो सबमिट करवाया गया है। अब एज अ पॉलिसी तो अनाउंस किया गया था PTI की जानिब से कि जनाब 9 मई में जिन लोगों को सजाएं दी जा रही हैं और उनकी वजह से जिनकी सीटें खाली हो रही हैं, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीट के ऊपर ये लोग ज़िमनी इंतखाब लड़ रहे हैं, और शायद ये पॉलिसी जो है वो सिर्फ पंजाब की सीटों के लिए जो है वो छोड़ दी गई है कि पंजाब की सीटों के ऊपर हम कंटेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपने कंटेस्ट नहीं करना तो फिर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ना करें, करना है तो फिर हर जगह करें। तो यहाँ पे जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल सामने आई है। 23 नवंबर को यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब जो है वो होने जा रहा है, और कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज़ और शहरनाज उमर अयूब के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। तो इलेक्शन 2024 में अलबत्ता उमर अयूब ने जो है वो 82,000 की लीड से ये सीट उन्होंने जीती थी। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से हुई है। नरेंद्र मोदी ने जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अपनी हालिया गुफ्तगू की उन्होंने तस्दीक की कि जी टेलीफोन के ऊपर जो है वो हमारी बातचीत हुई है, लेकिन बीच में से एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो बीच में से गोल कर गए, और वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप हर जगह ये अनाउंस कर रहा है कि जी मुझे कंफर्म किया हुआ है नरेंद्र मोदी ने कि जनाब हम रूसी तेल की ख़रीदारी जो है वो कम करने लगे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से नरेंद्र मोदी ने बाकी सारी चीज़ें तो बोल दी कि जनाब उन्होंने एक्चुअली जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फ़ोन कॉल एंड वार्म दिवाली ग्रीटिंग्स। वहाँ पे इंडिया के अंदर दिवाली मनाई गई है, तो उन्होंने कहा ऑन दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मे आवर टू ग्रेट डेमोक्रेसीज कंटिन्यू टू इल्यूमिनेट द वर्ल्ड विद होप एंड स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स। तो सुहासिनी हैदर हैं, उन्होंने इसके ऊपर, उन्होंने सहाफ़ी हैं, इंडियन सहाफ़ी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा PM मोदी कन्फर्म्स ट्रंप कॉल रिफर्स टू डिस्कशन ऑन टेररिज्म, नो मेंशन ऑफ ट्रेड और ऑयल, कि जो सैंक्शंस लगी हुई, सैंक्शंस नहीं सॉरी, जो ड्यूटीज़ लगी हुई हैं इनके ऊपर, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। जो यहाँ पे ट्रंप कह रहा है कि जनाब तेल जो है वो रूस से अब ये लोग कम ख़रीदेंगे, उसके बारे में भी नरेंद्र मोदी ने किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा बांग्लादेश में जनाब हसीना वाजिद हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान जबरी गुमशुदगी और मुजालिम के केस में अदालत ने आला फ़ौजी अफसरान को जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक फ़ौजी अफसरान पर शेख हसीना हुकूमत में खुफिया हिरासती मरकज़ बनाने, लोगों को कत्ल करने और इंसानियत सोज मजालिम का इल्ज़ाम है। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजमान को गुज़िश्ता रोज़ ज़मानत के लिए अदालत में पेश किया गया, ताहम अदालत ने समाअत के बाद 15 आला फ़ौजी अफसरान की ज़मानत मुस्तरद करते हुए उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि यह पहली बार है कि जबरी गुमशुदगियों के मुकदमे में सीनियर फ़ौजी अफसरान बशमूल 5 जनरल्स पर बाज़ाब्ता इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। तमाम मुलजमान फ़ौजी इंटेलिजेंस या रैपिड एक्शन बटालियन से जो है वो वाबस्ता थे। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो चीन से आई है, जहाँ पे चीन ने एक नए स्टेल्थ फ्लाइंग विंग ड्रोन को पहली बार प्रवास करते हुए जो है वहाँ पे देखा गया है, और इसके बारे में बताया गया है कि इसे क्रैंक्ड काइट ड्रोन के नाम से जो है इसे पुकारा जाता है। मॉडल नंबर इसका GJX है,
और क्योंकि ये स्टेल्थ ड्रोन है, इसका मतलब है कि ये रेडार्स के ऊपर भी जो है वो नज़र नहीं आएगा। आमतौर पे जो ड्रोन्स आप देखते हैं फ्लाई करते हुए वो रेडार्स के ऊपर जो है वो नज़र आ जाते हैं, लेकिन ये चीन ने एक नया ड्रोन ऐसा तैयार किया है जो रेडार्स के ऊपर भी नज़र नहीं आएगा। और कितना ये ख़तरनाक हो सकता है। और अगर सिर्फ आप जेहन में रखिएगा कि पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी तो J-10Cs जो चाइना से आए थे उन्होंने क्या कमाल किया था, और अगर ये स्टेल्थ ड्रोन्स भी अगर पाकिस्तान को मिल गए तो फिर इंडिया की तो खैर नहीं है। सो एक ये इंटरेस्टिंग खबर जो है वो सामने आई है। एक और कंट्रोवर्सी कल के हवाले से हुई थी और वो था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाला क्रिकेट मैच, जहां पे अभी भी बाबर आजम जो है वो क्रीज पे मौजूद है। 49 रन, सिर्फ 1 रन दूर है अपनी हाफ सेंचुरी से, और मोहम्मद रिजवान उनके साथ जो है वो क्रीज के ऊपर ही भी मौजूद है। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल में है, लेकिन दो बड़े तजुर्बाकार खिलाड़ी इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं और बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तानियों को कि इंशाल्लाह ये बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन कल मैच की आखिरी जो इनिंग, उस दिन की जो आखिरी बॉल थी, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी हुई कि जैसे ही वो आखिरी बॉल हुई, मोहम्मद रिजवान जो है वो उसको फेस कर रहे थे, तो जब वो आखिरी बॉल हुई तो वो मुड़े तो उन्होंने अपने बैट से जो है वो विकेटों की बेल्स गिरा दी, विकेट को हिट किया और बेल्स उसकी गिरा दी। तो साउथ अफ्रीकन जो बॉलर्स थे और जो टीम वहाँ पे खड़ी हुई थी, उन्होंने अपील की अंपायर से कि जनाब ये देखें मोहम्मद रिजवान जो है हिट विकेट हो गए हैं, इन्होंने अपना बल्ला जो है वो विकेट पे गिरा दिया है, विकेट पे लगा दिया है। तो अंपायर्स ने जो है नॉट आउट दिया, उन्होंने कहा नहीं खेल जो है वो ख़त्म हो चुका था। उसके बाद उन्होंने सब कुछ किया है तो वो नॉट आउट है, तो उन्होंने नॉट आउट ही दिया उस बात को। अब इसके अंदर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत से लोग जो हैं वो मतलब ख़ास तौर पे जो हमारी पड़ोसी हैं इंडियन वाली साइड, उन्होंने कहा है कि जनाब ये ज़्यादती है, मोहम्मद रिजवान आउट हो चुके हुए तो उन्होंने अपना बल्ला लगा दिया तो आउट क्यों नहीं है। लेकिन लॉज जो हैं वो ये कहते हैं कि खेल अगर ख़त्म हो चुका था, उन्होंने अपना बैटिंग स्टांस लेने के बाद ख़त्म कर दिया हुआ था, बॉल जो है वो अब ख़त्म हो चुकी हुई थी, तो अंपायर जो हैं वो ऑलरेडी कॉल आउट कर चुके हुए थे, तो इसलिए ये आउट नहीं है। मेरा इसके ऊपर एक बड़ा सादा सा टेक है कि भाई आपको ज़रूरत क्या है विकेट को मारने की, मतलब वाई इज़ इट नीडेड। मतलब ये आपके ऊपर जब एक आपकी ड्यूटी नहीं है ना, आपका ये काम है कि बिला वजह एम ही जाके विकेटों को आप बल्ला मार दें, आपको ज़रूरत क्या है? वाई डू यू वांट टू जनरेट एन अननेसेसरी कंट्रोवर्सी? बेहतर है आप उससे इज्तनाब करें। खेल ख़त्म हो गया, आराम से बल्ला अपने बगल में रखें और पवेलियन की तरफ चलना शुरू कर दें। ज़रूरत क्या है इस सारी चीज़ की? अगर बेल्स उतारनी भी हैं, फॉर एग्जांपल आम तौर पे यही होता है ना कि जब वो सेशन ख़त्म होता है तो फिर बेल जो है वो अंपायर्स आके उसको फ्लिक करते हैं और वो गिरा देते हैं उसे कि जनाब अब खेल जो है वो रुक गया है या ख़त्म हो गया है। तो फिर अंपायर को अपना काम करने दें, आपको ज़रूरत क्या है? जिस तरह आम तौर पे अक्सर औकात ये कहते हैं कि कई दफ़ा जो है वो बैट्समैन बॉल अगर गिरती है और बॉल मूव हो रही होती है तो एम ही उठा के जो है वो फील्डर के हाथ में पकड़ा देते हैं। भैया आपका काम ही नहीं है। जब आपका एक काम नहीं है बॉल को हैंडल करना, हाथ लगाना, तो हैंडलिंग द बॉल के ऊपर भी आउट हो जाते हैं। तो एम ही बिला वजह, मैं मोहम्मद रिजवान को बहुत दफ़ा मैंने एक्चुअली इस इनिंग के अंदर देखा कि वो यही होता था, बॉल उनके करीब गिरती थी तो बॉल पकड़ के जो है फील्डर को पकड़ा देते। भैया आप फील्डर को पकड़ने दें, वो कितना को दूर है, मतलब सिली मिड ऑफ के ऊपर खड़ा होगा या आसपास स्लिप खड़ी होगी या विकेट कीपर खड़ा होगा, खुद ही आके बॉल पकड़ लेगा। सो एम ही मतलब कल को ये तो शुक्र है आप बच गए, लेकिन कल को एम ही बिला वजह इस प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ज़रूरत क्या है? अननेसेसरी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।